Good afternoon students, welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। बेटा हमने आपको पता है एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल की बुक स्टार्ट की हुई है। इसका सेक्शन 1, 2, 3 हम कर चुके हैं। बुक का नाम है, पेपर का नाम है भारत की विदेश नीति। इसका सेक्शन 4 बेटा हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सार्क वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। गुट निरपेक्ष के ऊपर हमने एक वीडियो बना ली है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप वहीं से लोगे बेटा। और उस फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और कारण या कारक किए हैं, और इसमें ये वाले किया है हमने क्वेश्चन नंबर 1 उस पहले वाली वीडियो में। अब हम टॉपिक 2 उठा रहे हैं, गुट निरपेक्षता की विशेषताएं आ जाएं, आपको आयाम आ जाए, और अगर योगदान या आलोचना आ जाती है उसके लिए हेडिंग मैंने लास्ट में लिखी हुई है, आप वहाँ से उठा के वो लिखोगे ताकि आपकी पूरी थ्योरी तैयार हो जाए। कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपका गुट निरपेक्षता वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक पेपर में मैं आपसे बाद में डिस्कस भी करूंगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल के हैं मेरे पास। एक क्वेश्चन आ रहा है प्रासंगिकता कि 20वीं शताब्दी में प्रासंगिकता क्या है गुट निरपेक्षता की, क्या ये प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है, यानी या पक्ष में हमारे ये रहा है या हमारे विपक्ष में रहा है कि गुट निरपेक्षता की नीति अपनाना हमारे लिए सही है या गलत है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने क्या किया है बेटा, लास्ट में मैंने योगदान और ये प्रासंगिक और ये है या नहीं, ये मैंने एक पेज पे हेडिंग्स लिखे हुए हैं जिनको आप अपनी वीडियो 1 में इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर आप इस क्वेश्चन में ऐड कर दोगे जो अभी मैं करवा रही हूँ। जो भी आपको क्वेश्चन आता है वैसे ही मोल्ड कर दो अपने क्वेश्चन को बेटा। एमए के बच्चे हो आप, इतना तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ के थ्योरी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सी हेडिंग्स हमने लिखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं हम बेटा। जो हमारा है गुट निरपेक्षता की विशेषताएं कह लो या आयाम कह लो, उसके बारे में। अब विशेषताएं क्या हो जाएंगी कि शीत युद्ध का विरोध। अब क्या विशेषता रही है गुट निरपेक्षता की बेटा कि उसने शीत युद्ध का विरोध किया, उसने कहा ये गलत है। दूसरा, पंचशील सिद्धांत है को फॉलो करता है जो गुट निरपेक्षता की नीति है, ये लचीला है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। सैनिक गठबंधनों का इसने विरोध किया, जो ये नाटो सीटो जो अमेरिका ने बनाए थे या सोवियत संघ ने बनाए थे। शक्ति की राजनीति का विरोध किया इसने कि एक देश इतना शक्तिशाली बन जाए और दूसरों पर राजनीति करे, इसका उसने विरोध किया। उसने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया क्योंकि उसके ऊपर ब्रिटेन ने राज कर रखा था, वो इतना परेशान था। स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन किया है, यही विशेषता है। और शांति और सहयोग का भी उसने समर्थन किया। किसने बेटा, हमारी ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है इसकी विशेषताएं रही हैं ये कि इसने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या अच्छी विशेषताएं हैं। शीत युद्ध का विरोध, शांति सहयोग, साम्राज्यवाद का विरोध, पंचशील सिद्धांत, सैनिक गठबंधनों का विरोध किया इसने, और स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन किया है। अब आगे पढ़ते हैं एक टॉपिक कि शीत युद्ध का विरोध किया। अब इसके बारे में आपको लिखना भी तो पड़ेगा। शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध होता है जो शांति नष्ट करता है। इसने विरोध क्यों किया, क्या विशेषता है गुट निरपेक्षता की, इसने क्या किया, ये शांति को नष्ट करता है। गुट निरपेक्ष की नीति ने गुट निरपेक्ष की नीति से भारत ने शीत युद्ध का विरोध किया। उसने कहा यह गलत है, ठीक है, विचारों का युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि यह विश्व में क्या उत्पन्न करता है, तनाव को जन्म देता है। और भारत तनाव में नहीं बल्कि शांतिपूर्ण अस्तित्व में विश्वास रखता है। इसलिए ये विशेषता रही गुट निरपेक्ष की कि खुद भी शांति से रहो और दूसरों को भी शांति से रहने दो। आगे बढ़ते हैं बेटा, शांति और सहयोग का समर्थन किया। देखो, भिन्न भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देशों में मित्रता और सहयोग और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करना। गुट निरपेक्षता क्या कहती थी कि अलग अलग राजनीति वाले जितने भी देश हैं उनके साथ मित्रता रखी जाए और सहयोग रखा जाए, और ना ही कोई किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। अगला था बेटा पंचशील सिद्धांत कि गुट निरपेक्ष नीति पंचशील पर आधारित है। अब वो पंचशील सिद्धांत क्या थे, परस्पर सम्मान करना एक दूसरे पर आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना मतलब कोई इंटरफेरेंस न करना, समानता और सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इन सारे 5 सिद्धांतों को गुट निरपेक्ष ने फॉलो किया है, ये उसकी विशेषता रही है।
अब अगर हम बात करें लचीलापन, तो देखो गुटनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि किसी भी देश से संबंध ना रखना, कहीं गलत मतलब निकाल लेते हैं बेटा गुटनिरपेक्षता का, कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गुटनिरपेक्षता का मतलब कि आप किसी भी देश के साथ कोई संबंध ना रखो, बल्कि अपने हितों के अनुसार सब देशों से संबंध रखा जाए, ये कहती है गुटनिरपेक्षता। इसलिए इसमें लचीलापन है, हितों के अनुसार अपने इसको चेंज कर लेना, ये है इसका लचीलापन बेटा। आगे हम पढ़ते हैं, सैनिक गठबंधनों का विरोध किया है। देखो क्या हुआ था, शीत युद्ध था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, और अमेरिका ने क्या किया, सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए बेटा नाटो नामक सैनिक गठबंधन स्थापित किया। इसके बाद सीटो और सेंटो भी किया। ये कुछ देशों को मिला के इसने अपने गठबंधन करके अपने ये संगठन बनाए बेटा। अब इन सैनिक संगठनों की इसने स्थापना तो कर दी, और उधर से सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट सैकिड ये सैनिक गठबंधन जो होते हैं इसकी स्थापना कर दी। अब तुमने दोनों अलग अलग गठबंधन बना लिए। अब कोई देश अगर एक गठबंधन का हिस्सा लेता है तो दूसरे उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे ना बेटा। तो ये भी स्वतंत्रता तो फिर खत्म हो गई आपकी, भारत को लगा आज़ाद होने का फायदा ही क्या हो गया। तो छोटे छोटे देश अपनी सुरक्षा के लिए इन सैनिक गठबंधनों में शामिल होते गए। अब जैसे मान लो अमेरिका का गठबंधन है, किसी देश ने सोचा कि अगर मेरे ऊपर हमला हो गया तो ये सारे मेरी मदद करेंगे, तो ऐसे इस डर का फ़ायदा उठाया इन्होंने, और छोटे छोटे जो देश थे वो इनमें शामिल हो गए। लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति द्वारा इन सैनिक संगठनों का क्या किया, विरोध किया। उसने कहा कि सबकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्र नीति होनी चाहिए। ये क्या आपने सैनिक गठबंधन बना लिया और सारे देशों को इसमें शामिल कर लिया, इससे तो विरोध बढ़ेगा आपस में। सोवियत संघ वाले जो गठबंधन है वो दूसरों का विरोध करेंगे, अमेरिका वाले सोवियत संघ का विरोध करेंगे, इससे तो युद्ध की चांस जो है वो और बढ़ेंगे। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाते हुए इन सैनिक संगठनों का बेटा क्या किया, विरोध किया। आगे देखो बेटा, शक्ति की राजनीति का विरोध किया भारत ने। भारत शक्ति की राजनीति से दूर रहना चाहता था, क्योंकि इसी शक्ति की राजनीति के कारण 2 विश्व युद्ध हो चुके थे। शक्ति का क्या प्रदर्शन करना चाहते थे जब 2 देश लड़ते हैं। अब मान लो ये शीत युद्ध ही था, अमेरिका अपने आप को अच्छा दिखाना चाह रहा है, अपनी शक्ति को दिखाना चाह रहा है, सोवियत संघ अपनी को दिखाना चाह रहा है। तो इससे क्या बेनिफिट है बेटा, युद्ध ही तो होते हैं, और युद्ध में क्या होता है, विनाश, जान मान हानि का, पैसों का, सारी चीज़ों का विनाश है। अभी आप रिसेंटली देख लो, जो रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, क्या हुआ वहाँ, बच्चे बेघर हो गए, घर परिवार उजड़ गए, इतना मानसिक शोषण उन लोगों का हुआ। और दूसरा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट गई, सब तहस नहस हो गया। तो क्या है, जान की हानि, माल की हानि, और क्या हुई, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये शक्ति को प्रदर्शित ही तो कर रहा है ना रूस अपनी। तो शक्ति की राजनीति युद्ध और शस्त्रीकरण को क्या देती है, बढ़ावा देती है। इसलिए भारत जो है उसका विरोध करता है। आगे आ जाओ बेटा, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। अब देखो भारत ने तो खुद झेला है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, अंग्रेजों के अधीन रहा है, ये सब कुछ वो झेल के आया। तो गुटनिरपेक्ष की नीति जो थी भारत की, उसने क्या किया, उपनिवेशवाद, नस्ल भेद कि जैसे काले गोरे का भेद हो गया, नस्लों में जो भेदभाव है, लोगों में जो भेदभाव है, रंग का, जाति का, उसका विरोध किया। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले देशों का उसने साथ दिया गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना के। ठीक है बेटा, आगे देखिए, स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन। अब भारतीय जो थे उन्होंने क्या किया, गुटनिरपेक्षता का आधार बहुत व्यापक है। बहुत व्यापक मतलब बहुत बड़ा है। इसका अर्थ क्या है, यह है कि प्रत्येक राज्य अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अधिकारी है। इतना बड़ा इसका व्यापक अर्थ निकल के आता है कि सिर्फ मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा हूँ कि स्वतंत्र विदेश नीति हो, सभी देशों को अधिकार है। जो दूसरे देशों के अंडर है ना, उनको भी बोला गया है भारत ने कि उनको भी अधिकार है कि वो भी क्या करे, अपनी स्वतंत्र नीति बनाए। अब निष्कर्ष रूप में बेटा आप क्या कह सकते हो, देखो फर्स्ट वीडियो जो है ना उसको ऐड करना है आपने इस क्वेश्चन में, तब जाके आपका 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। निष्कर्ष में आप क्या कह सकते हो कि गुटनिरपेक्षता की नीति शांति की एक नीति है। यह युद्ध, सैनिक गठबंधनों और शक्ति की राजनीति का विरोध करती है। गुटनिरपेक्षता कोई कानूनी स्थिति नहीं है कि ये इन सब का, देखो गुटनिरपेक्षता क्या है, शांति की नीति है, युद्ध का, सैनिक गठबंधनों का और शक्ति की राजनीति का ये विरोध करती है, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। और गुटनिरपेक्षता कोई कानूनी स्थिति नहीं है कि कोई कानून नहीं बना हुआ कि ये करना ही है या नहीं करना। वास्तव में यह सही और गलत के भेद को करने की नीति है। अभी आप आगे देखेंगे बेटा,
आप इसमें देखेंगे बेटा कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि क्या 21वीं सदी, बेटा इसमें हम देखेंगे कि क्या ये प्रासंगिक है, पक्ष विपक्ष और प्रासंगिक या अप्रासंगिक, इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या कहोगे। ये कहना चाह रहा है कि पहले तो गुट निरपेक्षता सही थी, क्या वो अब ठीक है। तो गुट निरपेक्ष की जो विदेशी नीति पर चलना है, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति पर चलना आज पहले से भी प्रासंगिक हो गया है। क्यों हो गया प्रासंगिक, कि चाहे गुट एक हो या अनेक हो, कोई भी गुट हो, गुट निरपेक्षता का मूल आधार राष्ट्रों की स्वतंत्रता और विकास का अधिकार है। इसी आधार पर किसी अन्य देश के साथ जुड़े बिना स्वयं अपने निर्णय ले सके। मतलब क्या है कि प्रासंगिक है कि चाहे आप एक गुट की बात कर लो चाहे अनेक गुट की बात कर लो, गुट निरपेक्षता का आधार क्या है, राष्ट्रों की स्वतंत्रता और विकास का अधिकार। इसी आधार पर किसी अन्य देश के साथ जुड़े बिना भी हम स्वयं अपने निर्णय ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी का गुट में शामिल होना ही हो। तो ये प्रासंगिक है आज भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसका क्या योगदान रहा गुट निरपेक्षता की नीति का, पहली तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई जिसमें कई देश जुड़े। नए देशों की स्वतंत्रता एवं विकास में ये सहायक रहा। परमाणु शक्तियों से तीसरी दुनिया मतलब जो अब विकसित हो रहे हैं, जो अविकसित देश हैं, उन देशों की ये रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तीसरे विश्व के देशों के लिए एक आदर्श है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास है, ये नई बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको व्हाट्सएप पर नोट्स मिल जाएंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।